साल 2021 में एडेलगे फाउंडेशन ने पिछली सदी के सबसे परोपकारी लोगों की सूची निकाली तो उसमें सबसे पहला नाम जमशेदजी टाटा का था। बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे नामों से भी ऊपर। कमाल की बात यह है कि जमशेदजी को गुजरे एक सदी से भी ऊपर हो चुका है और ये सब उन्होंने तब किया था जब भारत एक गुलाम देश था। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं आपको भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 19 मई का दिन है और आज की तारीख का संबंध है जमशेदजी टाटा से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां मिल जाएंगी, ढेरों उपन्यास मिल जाएंगे और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए LT50 ये कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। साल 1858 था। बम्बई के एल्फिंस्टोन कॉलेज से एक 19 साल का लड़का ग्रेजुएट होकर निकलता है और अपने पिता के धंधे में हाथ बटाने लगता है। यह अफीम के धंधे का दौर था। नुसीरवान जी अपने बेटे को चीन भेजते हैं इसके बाद, ताकि वहां से वो धंधे के गुर सीख कर लौटे। बेटा लौटा तो उसने एक नया इरादा पिता के सामने रखा। अफीम के दिन क्योंकि लदने वाले थे और अगला दौर कपास का था। ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मिल्स तैयार हो रही थी और भारत में कपास की क्रांति आने को थी। जमशेदजी का जन्म 3 मार्च 1839 को सूरत के नवसारी में हुआ था, एक पारसी परिवार में। उनके पूर्वज पारसी पुजारी होते थे और उनके पिता अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार में हाथ आजमाया। पिता के साथ कुछ साल काम करके उन्होंने बिजनेस करना सीखा और आगे जाकर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने को जन्म भी दिया। उन्होंने शुरुआत की थी कपास के धंधे से और इसका कारण थी 2 क्रांतियां। पहली थी 1857 की क्रांति, जिसके बाद भारत की बागडोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज के हाथ में चली गई थी और ट्रेड पर उनकी मोनोपोली हो गई थी। अब तक अंग्रेज भारत से मसाले आदि ले जाया करते थे, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने को था। इस बदलाव का कारण था एक दूसरी क्रांति जो सुदूर अमेरिका में घट रही थी। लंदन में कपास की मिल दिन रात चल रही थी, जिसके लिए कच्चा माल आता था अमेरिका से। अमेरिका में अश्वेतों को गुलाम बनाकर खेती करवाई जाती थी, जिसके चलते अमेरिका सबसे सस्ता कपास निर्यात कर लेता था उस दौर में। लेकिन फिर 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया और कपास की कमी होने लगी। तब ब्रिटिश राज की नजर पड़ी भारत पर। यहाँ भी उपजाऊ जमीन थी और सामान ले जाने के लिए बड़े बड़े बंदरगाह बनाए जा सकते थे, कुछ थे भी। ब्रिटिश राज यहाँ कारोबार पर मोनोपोली रखता था पहले से, इसीलिए उन्होंने भारत से कपास लंदन निर्यात करने के बारे में सोचा, शुरू भी किया यही काम। इसके चलते भारत में कपास की मांग में भारी इजाफा हुआ और 1860 तक आते आते भारत ब्रिटेन के कुल कपास का 90% निर्यात करने लगा। जब तक अमेरिकी गृह युद्ध शांत हुआ, इस मात्रा में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी भारत कपास का एक बड़ा निर्यातक बना रहा। जमशेदजी बहती हवाओं का रुख पहचान गए थे, इसीलिए उन्होंने ठाना कि अफीम को छोड़कर कपास के धंधे में हाथ आजमाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लंदन जाकर लैंकशायर कॉटन मिल्स में हो रहे काम को देखा, मार्केट को स्टडी किया और इस दौरान उनके दिमाग में स्वदेशी का विचार भी उपजा। उन्होंने देखा कि पश्चिम में औद्योगिक क्रांति भारत से 100 साल, एक पूरी सदी आगे थी। उन्होंने देखा कि भारत भी कपास के खेल में बड़ा प्लेयर बन सकता है। यहाँ बिजली पैदा करने के लिए कोयला था, काम करने वाली बड़ी जनसंख्या यानी लेबर मार्केट था, कपास की भरपूर उपज थी और बड़े बंदरगाह भी थे। 1869 में जब जमशेदजी दुनिया भर का दौरा करके मार्केट को समझ रहे थे, तब एक और घटना हुई। सुएज कैनाल का निर्माण होने से एशिया और यूरोप की दूरी में 7000 किलोमीटर का अंतर आ गया। इससे पहले एशिया से यूरोप जाने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप से घूमकर जाना पड़ता था। सुएज नहर बन जाने से भारत के बंदरगाह व्यापारियों के लिए बड़े काम के हो गए, स्पेशली जो वेस्टर्न कोस्ट पे थे। जमशेदजी भारत में कपास की इंडस्ट्री खोलना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ कपास की मिलें थी नहीं, सिर्फ बंबई में ही कपास की 15 मिल चल रही थी उस जमाने में। लेकिन उनके साथ दिक्कत थी कि वो अभी भी बाबा आदम के ज़माने के हिसाब से काम करती थी। पुरानी मशीनों और तकनीक के सहारे चल रही हैं मिलें यूरोप और US से कम्पीट नहीं कर सकती थी, जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। 6 साल तक विदेशों में कपास के मार्केट को स्टडी करने के बाद उन्होंने भारत में एक मिल डालने की सोची। तब इसके लिए मुंबई, तब का बम्बई सबसे मुफीद जगह मानी जाती थी, लेकिन जमशेदजी ने मुंबई के बजाय नागपुर को चुना। जब बाकी व्यापारियों को पता चला तो उन्होंने जमशेदजी का मजाक बनाया।
बंबई व्यापार का बड़ा केंद्र था और यहाँ बंदरगाह भी था, इसलिए नागपुर में मिल खोलने की बात किसी को हजम हुई, जो कि बहुत अंदर इनलैंड है, बिल्कुल बीच में भारतीय महाद्वीप के। नागपुर में मिल खोलने के पीछे जमशेद जी की दूरदृष्टि थी। नागपुर में कपास की अच्छी उपज होती थी, तब अभी भी बहुत बड़ी होती थी, कॉटन बेल्ट ही है, सस्ता लेबर था, साथ ही कोयला मंगाना भी यहाँ से नजदीक पड़ता था। इनफैक्ट नागपुर के अंदर ही कोयले की खदानें हैं। लेकिन जिसे बिजनेस में गेम चेंजर कहते हैं वो चीज थी रेलवे। भारत में रेल नेटवर्क फैलता जा रहा था और जमशेद जी ने ब्रिटेन में देखा था कि रेल ने व्यापार में कैसा असर डाल दिया था। पूरे यूरोप में ट्रेड के लिए रेल से माल ढोया जाता था, जो कच्चा माल लाने और फिनिश प्रोडक्ट ढोने के लिए सबसे एफिशिएंट नजरिया था। नागपुर जल्द ही रेलवे का केंद्र बनने वाला था, जीआईपी की लाइन पहुंच गई थी, बीएनआर के आगे बनने वाली थी और इसी सोच के चलते साल 1877 में जमशेद जी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटेन से तब की सबसे उन्नत तकनीक की मशीनरी मंगाई और नागपुर में काम की शुरुआत हुई। मिल में काम करने वाले कर्मचारियों को उन्होंने प्रोविडेंट फंड, साल में नियमित छुट्टी, 8 घंटे काम और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी, जो अब भी भारत में कई कॉरपोरेट सीख नहीं पाए हैं। तब के हिसाब से यह क्रांतिकारी विचार था। ब्रिटेन में तक कर्मचारियों को ये सुविधाएं तब नहीं मिलती थीं। मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ रिश्तों पर जोर देकर उन्होंने एक नए वर्क कल्चर की शुरुआत की, जो आगे जाकर टाटा इंडस्ट्रीज की पहचान बना। इसके बाद उन्होंने बंबई में स्वदेशी मिल नाम से एक और मिल खोल दी। स्वदेशी का विचार तब तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उस तरह से उतरा नहीं था। भारत को औद्योगिक शक्ति बनाने के लिए जमशेद जी ने 4 सपने देखे थे: स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की शुरुआत, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना और एक होटल खोलना जो दुनिया में सबसे बेहतरीन सुविधाओं वाला हो। इसी व्यक्ति को कहते हैं दूरदृष्टा। रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने का विचार उन्हें स्वामी विवेकानंद के साथ मुलाकात के दौरान आया था, ऐसा बताया जाता है। 12 जनवरी की तारीख के एपिसोड में हमने आपको इस मुलाकात के बारे में बताया भी था। चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, आप दोबारा वो किस्सा देख पाएंगे। लौटते हैं आज के किस्से पर। जमशेद जी के जीते जी उनका सिर्फ एक सपना पूरा हो पाया, बंबई के ताज होटल के रूप में। कहानी यूं है कि एक बार जमशेद जी बंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद एक होटल में गए, लेकिन वहां घुसने नहीं दिया गया कि इस होटल में सिर्फ गोरे लोग आ सकते हैं। इसके बाद जमशेद जी टाटा ने बंबई में एक भव्य होटल बनाने का फैसला लिया, जिसमें सभी लोग आ जा सकते। साल 1898 में ताज होटल की नींव रखी गई। इसे बनने में 4 साल का वक्त लगा और 16 दिसंबर 1902 को पहली बार ताज होटल आम जनता के लिए खोला गया। ये शहर का पहला होटल था जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे, जर्मन लिफ्ट और अंग्रेजी बावर्ची होते थे। लेकिन अपने बाकी सपने पूरे कर पाते इससे पहले ही साल 1904 में आज के दिन यानी 19 मई को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के सिर्फ 7 साल के अंदर बाकी 3 काम भी पूरे हुए। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की शुरुआत हुई, जो अब टाटा स्टील है, जो पूरे एशिया में स्टील बनाने वाली पहली कंपनी थी। 1910 में आईआईएससी की शुरुआत हुई और 1911 में टाटा पावर की शुरुआत भी हुई। ये चारों संस्थान ताज होटल को मिलाकर भारत की औद्योगिक क्रांति के 4 पिलर साबित हुए। स्टील कंपनी खोलने के साथ साथ जमशेद जी एक आधुनिक शहर भी बनाना चाहते थे, जिसमें कर्मचारियों के आवास आदि सभी सुविधाएं हो। जमशेदपुर टाउनशिप की परिकल्पना करते हुए उन्होंने अपने बेटे दुआब को लिखा, ध्यान रखना वहां बहुत सारे पेड़ हों, लॉन्स और गार्डन के लिए खूब सारी जगह हो, पार्क और खेलने के मैदान हो, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हों जहां लोग पूजा कर सकें। 2021 में एडलगिव फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जमशेद जी ने कल्याणकारी कामों के लिए जितनी संपत्ति तब दान की थी, उसकी कीमत आज के हिसाब से $103 बिलियन होती है। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति दान में दी थी और इसी परंपरा को टाटा ग्रुप आज भी आगे बढ़ा रहा है। आपके लिए इस किस्से को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए द ललन टॉक।